ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें संसद एवं राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों, महासचिव, प्रमुख सचिव, सचिव एवं विदेशों के प्रतिनिधिगणों की सहभागिता हो रही है। अब मैं अनुरोध करता हूं मंचासीन अतिथियों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन करें। ये वो क्षण हैं जो ऐतिहासिक हैं, आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगे। ऐतिहासिक विधान भवन में प्रथम उत्तर प्रदेश में पहली बार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस की सम्मेलन इसका बैठक आयोजित 2 दिवसीय बैठक होगी। रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स पर बातचीत होने वाली है और इस समय लोकसभा अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष महोदय के साथ दीप प्रज्वलित करते हुए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुर्बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। स्वयं को प्रकाशित करते हुए हम सभी इस आयोजन में भारत के सभी अधिकांश विधानसभा के अध्यक्ष महोदय पधारे हैं, विधान परिषद के सभापति पधारे हैं, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के भी निर्वाचित प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि उसे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस बैठक का दायित्व सौंपा गया। भारतवर्ष में संसद या विधानसभा का प्रारंभ वैदिक काल से माना जाता है। पाराशर गृह सूत्र में लिखा है, सह धर्मेण सद्भर्वा भातीति सभा, अर्थात मनुष्यों का वह समूह जो एक साथ प्रकाशित होता हो। ऐसी सभा में जाने वाले न्याय के लिए, धर्म के लिए जाते थे। धर्माय समाचरम। कुछ इसी भावभूमि पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को। कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारें माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। सभागार में उपस्थित मंच पर विराजमान और सामने बैठे सभी श्रद्धेय महानुभावों को सादर प्रणाम करते हुए मैं इस अवसर पर विनम्र रूप में स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज की मुहूर्त मंगल भवन अमंगलहारी प्रतीत हो रही है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत समवेत है। सभी दिशाओं से विधायी प्रमुख कृपापूर्वक इस सम्मेलन में पधारे हैं। मैं सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के प्रमुख और देश की लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कृपापूर्वक इस आयोजन का दायित्व इस उत्तर प्रदेश को सौंपा है। मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनके मार्गदर्शन और पूरे कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिपल का सहयोग, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं।
राज्यसभा के माननीय उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने कृपापूर्वक इस सम्मेलन में उपस्थित होना स्वीकार किया है। हम लोगों के यहाँ लखनऊ में लगातार संरक्षक रहे, इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे, अनेक बार मंत्री रहे, संप्रति अब राज्यपाल श्रद्धेय टंडन जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस आयोजन में उपस्थित होकर आयोजन की शोभा बढ़ाई। आज आप सबकी उपस्थिति से इस आदरणीय सभा मंडप का वातायन बड़ा मधुमय हो गया है। आप महानुभावों की उपस्थिति से सभा भवन दिव्य है। ऐसा लगता है कि इस आयोजन की सफलता और इसका समर्थन देने के लिए सभी ऋतुएं एक जगह इकट्ठा हो गई हैं। आषाढ़ जैसी वर्षा है और जनवरी दिसंबर जैसा जाड़ा है और बसंत आते आते इसी बैठक की प्रतीक्षा में समय के पहले खिल गया है। मैं इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक आदरणीय बंधु का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का केंद्र है। प्राचीन इतिहास में, पौराणिक काल में इसे मध्य देश कहा जाता था। यह प्रदेश वैदिक शोध और बोध का, संस्कृति का मुख्य क्षेत्र रहा है। अनेक महान ऋषियों, दार्शनिकों की तपोभूमि रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती यहाँ पर अति प्राचीन काल से संगमन करती रही हैं। इसी संगमन पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ आयोजन होता है। इस आयोजन के प्रति हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की रुचि और परिश्रम सारी दुनिया ने देखा है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या है। यहाँ पर काशी है, बहुत बड़ा तीर्थ, दुनिया की प्राचीनतम नगरी में से एक नगरी। यहाँ पर मथुरा है, यहाँ पर ब्रज क्षेत्र है, यहाँ पर आनंद क्षेत्र है, बुद्ध क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका रही है संस्कृति के संवर्धन में, स्वाधीनता संग्राम में, और इस भूमिका के कारण उत्तर प्रदेश ने अनेक यशस्वी महानुभाव दिए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से, अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे महान नेताओं के बलिदान और संघर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रयास से 1887 में इस राज्य में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध काउंसिल की स्थापना हुई थी। पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद में हुई। 1937 में राज्य विधानमंडल द्विसदनीय हुआ। विधान भवन के जिस सभा स्थल पर हम उपस्थित हैं, इसका शिलान्यास 1922 में हुआ था। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े देश जैसा है। आदरणीय बिरला जी अभी अनेक देशों की चर्चा कर रहे थे आपस की बातचीत में। उत्तर प्रदेश ने इस देश को 9 प्रधानमंत्री दिए और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी प्रदेश के प्रतिष्ठित पौराणिक नगरी वाराणसी के सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं और संसदीय शिष्टाचार परिपाटी की दृष्टि से
हम लोग श्रद्धेय मोदी जी का वह दृश्य नहीं भूल सकते जब संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा टेक कर उन्होंने संसद के भीतर प्रवेश किया था। ये दुनिया के संसदीय इतिहास में संसदीय शिष्टाचार व्यक्त करने का अद्वितीय और ऐतिहासिक अनुभव है। हम जानते हैं कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ काफी लंबे समय से विभिन्न देशों के विधायी सदनों और उनके बीच परस्पर सहयोग समझ को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। यह संघ संसदीय क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करता है। यह हमें विश्व संसदीय समाज के सिद्धांत के निकट लाता है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ प्राचीन भारतीय संसदीय दर्शन के अनुरूप प्रतीत होता है। भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाएं रही हैं। सभा और समिति के उल्लेख ऋग्वेद में हैं, अथर्ववेद में हैं, फिर महाभारत में है। लोकतंत्र भारत की सहज प्रकृति है, सहज संस्कृति है, सहज प्रवृत्ति है। बेशक भारत में तमाम विचारधाराएं हैं, संसदीय कामकाज में अभिव्यक्त होती हैं। कभी कभी सदनों के भीतर थोड़ा बहुत टकराव होता है, लेकिन अंततः संगमन और एकात्मकता बनती है। विचारों में अनेकता है, होनी चाहिए, लेकिन सबका ध्येय इस राष्ट्र का समग्र वैभव ही है। हम सबको संसदीय संस्थाओं को मजबूत करना अपरिहार्य है, कर्तव्य है। भारत के लोगों की लोकतांत्रिक सिद्धांतों में, संसदीय परंपराओं में अटूट निष्ठा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन के भीतर काम करते हुए और बाहर काम करते हुए भी तमाम कठिनाइयों का अनुभव होता है। सामाजिक बदलाव की गति कॉमनवेल्थ देशों के बीच ही नहीं है, दुनिया के अन्य देशों में भी तमाम कारणों से सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपनी संसदीय प्रणाली में लगातार बार बार पुनर्विचार करते रहना चाहिए। हमारी और लगभग सभी कॉमनवेल्थ देशों की संसदीय विधायी समस्याएं लगभग एक जैसी हैं। हमारे यहाँ कार्यवाही के दौरान व्यवधान होते हैं। हमने जो मॉडल अपनाया है, ब्रिटिश संसदीय मॉडल, ब्रिटिश संसद में प्रायः व्यवधान नहीं होते। इसलिए ब्रिटिश संसदीय मॉडल और भारत का अपना मॉडल और सदस्य देशों का अपना, इसको मिलाकर किसी ऐसी दिशा में पहुंचने की आवश्यकता है जहां पर यह सदन परस्पर प्रेमपूर्ण वाद विवाद का, प्रेमपूर्ण संवाद का, एक ही ध्येय के लिए काम करने का साझा मंच बने। मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। हमारा इस बहुत बड़े सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वज्जनों के बीच ये निवेदन है कि नियमावली में परिवर्तन सहित जो भी आवश्यक हो वह आवश्यक कदम उठाते हुए हम सबको संसदीय गतिरोध की घटनाएं रोकने के बारे में गहन विचार विमर्श करना चाहिए। और ऐसा विचार विमर्श के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं पिछले वर्ष 2018 में इसी प्रकार के सम्मेलन में, यही सम्मेलन वहाँ भी था, पटना में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब बैठे हैं, उनकी अगुवाई में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के SDGs पर चर्चा करने की बात आई थी और वहाँ पर मुझे अवसर मिला था बीच वक्तव्य देने का, की नोट प्रस्तुत करने का। उस सम्मेलन के बाद जब मैं लखनऊ आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा हालचाल पूछा, मैंने बताया कि SDGs पर वहाँ चर्चा हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे अतिरिक्त उत्साह से लिया और फिर वो उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग और एक कार्यक्रम मेरे मन में था कि बने जो दिन भर चर्चा की जाए SDGs पर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिन भर की चर्चा में उतना आनंद नहीं आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह लक्ष्य परक आयोजन है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह, उनके निर्देश, उनके सहयोग
उनके परामर्श के बाद हम लोग 36 घंटे यहाँ बैठे और यहाँ अनेक विधानसभा के श्रद्धेय अध्यक्ष हैं। 36 घंटे तक सदन चलाना और लगातार सदन चला, मुख्यमंत्री जी रहे, उप मुख्यमंत्री जी रहे, सभी लोग रहे, तो ये अपने आप में एक अनूठा काम था। और महात्मा गांधी जी का 150वीं जन्म शती वर्ष है। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को पुण्य स्मरण, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम 36 घंटे रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे अनवरत सतत ये चला। तो ये प्रेरणा लेकर आए थे हम इसी सम्मेलन से, इसलिए इस सम्मेलन की, संसदीय सम्मेलन की एक अतिरिक्त भूमिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सजग रहती है, हम लोग अतिरिक्त सजग रहते हैं। अभी संविधान के दिवस के आयोजन की बात आई। अनुच्छेद 51 संविधान का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिबद्धता से हमको जोड़ता है। 51 का हमको मौलिक अधिकारों से प्रतिबद्ध करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श से और उनके प्रेरणा से हम लोगों ने संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया और लगातार अनवरत संविधान पर चर्चा हुई। हमारी प्रतिबद्धता इस आदरणीय सदन की, ऐतिहासिक सदन है ये, और बहुत बड़ी आबादी का, लगभग 23 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हम करते हैं, हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता न केवल उत्तर प्रदेश की आदरणीय जनता की सेवा की है, बल्कि इसके साथ ही भारत की रीति नीति और भारत की प्रतिष्ठा विश्व प्रतिष्ठित करने में भी हमारा विनम्र योगदान इस आदरणीय सदन के सदस्यों का पक्ष विपक्ष से भिन्न समवेत एक साथ रहता है। मैं जो विपक्ष के मित्र आए हों उनका हृदय से आदर करता हूं, जो सत्ता पक्ष के मित्र आए हैं मैं उनका आदर करता हूं। हम लोग यहाँ 2 दिन विचार विमर्श करेंगे। मैं विश्व के प्राचीनतम ज्ञान कोश ऋग्वेद के एक मंत्र से निवेदन समाप्त करता हूँ। समानो मंत्रः समिति समानी समानं मनः साचित्त मेषाम समानम मंत्र भी मंत्रिये वह समानेन वो हविषा जुहोम। हमारे विमर्श, हमारे मंत्र सूत्र समान हो, समिति के ध्येय समान हो, हमारे आपके मन समान हो, हमारा चित्त प्रेम पूर्ण हो, हम सब एक ही ध्येय लक्ष्य मंत्र से अभिमंत्रित हों, एक समान अनुष्ठान हो, हम सब एक ध्येय से जुड़ें। इस अपनी निवेदन और प्रार्थना के साथ मैं एक बार फिर से श्रद्धेय एक विधायक का, प्रत्येक सांसद का, अपनी सरकार के माननीय मंत्रीगणों का, सबका जो उपस्थित मित्र है यहाँ, सबके प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। और जो मित्र बाहर से आए हैं उनको थोड़ी बहुत कठिनाई वर्षा के कारण हुई होगी, लेकिन हमारा श्रद्धा, आदर, प्रेम भाव यह आपके प्रति अतिरिक्त है। मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब समय है पुस्तक विमोचन का। नाउ दिस इज टाइम टू रिलीज अ सोवेनियर बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये जो स्मारिका है ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से छपी है। इसके संरक्षक माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। मुख्य संपादक श्री प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव विधानसभा हैं और इसकी संपादन, शोध और प्रस्तुति डॉक्टर रमेश कुमार विशेष कार्याधिकारी ने की है। ये स्मारिका आपको जीवन पर्यंत याद दिलाएगी 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो सम्मेलन लखनऊ में आयोजित है उस पर आधारित ये स्मारिका। उसका विमोचन करते हुए मंचासीन अतिथिगण, बहुत धन्यवाद आप सभी का। संसदीय विषय के विद्वानों का मत है कि किसी भी सदन की सफलता सदस्यों के कार्यों, ईमानदारी, प्रतिबद्धता एवं संसदीय संस्थाओं में विश्वास पर निर्भर करती है।
निर्वाचित होने के पश्चात सदस्यों को अपनी भूमिका भली भांति समझ लेनी चाहिए, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सकें। प्रतिपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा होता है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता सदन श्री राम गोविंद चौधरी जी से कृपया संबोधन के लिए पधारें। सातवां राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र सम्मेलन 2020 उत्तर प्रदेश लखनऊ का इस सम्मेलन के आदरणीय सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश मीणा जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश सिंह जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति रमेश यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय दीक्षित जी, विधानमंडलों से पधारे माननीय पीठासीन अधिकारीगण, विदेशों से पधारे माननीय प्रतिनिधिगण, विधायी निकायों के महासचिव, प्रमुख सचिव, सचिवगण तथा पत्रकार बंधु। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश में स्वागत करता हूं। इस सम्मेलन में आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा लोकतांत्रिक प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा रहे ऐसे सम्मेलन कार्यक्रमों की मैं सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल देशों की संसदों की पारस्परिक विचार विनिमय और अनुभवों के आदान प्रदान से लोकतंत्रात्मक प्रणाली को जन कल्याण कार्य करने में और सुगमता होगी। भारत देश का इतिहास मानवतावादी है। सिद्धांतों पर हमेशा आधारित। गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी एक पुस्तक बंगला भाषी भारत इतिहास में लिखा है कि भारत ने हमेशा एक समावेशी सभ्यता की नींव रखी है। उसने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं भगाया, कभी किसी को गैर आर्यन कहने वाले किसी व्यक्ति को अपवित्र नहीं किया, उसने किसी का भी मजाक नहीं बनाया। भारत ने सभी को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। भारतीय राजनीति, संस्कृति और सामाजिक पटल पर उत्तर प्रदेश की विशिष्ट भूमिका रही है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए प्राकृतिक अधिकार को उल्लेख फ्रांस की क्रांति के प्रणेता रूसो ने किया था। सन 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई के बाद प्रत्येक मंच से भारतीयों ने इसकी मांग की थी। इसी कड़ी में ब्रिटेन की महारानी ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पारित कर काउंसिल का गठन किया, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध नाम दिया गया था और आज़ादी के बाद इसे बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश विधानमंडल का प्रथम गठन था। स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की मांगों को लेकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी। आज़ादी के बाद बनाए गए संविधान में आत्मरूप में विद्यमान है। भारत का संविधान का स्वरूप गणतंत्रीय तथा ढांचा संघीय है और उस संसदीय प्रणाली के प्रमुख तत्व विद्यमान है। हमारे संविधान में विधि सम्मत शासन की व्यवस्था है। भारत की संसदें चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो या राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद की संसदें हों, सभी एक लिखित संविधान की सीमाओं में कार्य करती है। इनके विधायी प्राधिकार पर दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक तो यह कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, दूसरी यह कि संविधान में न्याय मौलिक अधिकारों का समावेश है तथा न्यायिक पुनरीक्षण का प्राविधान है, जिसका अर्थ है कि संसद द्वारा पारित सभी विधियां अनिवार्यतः संविधान के उपबंधों के अनुरूप होनी चाहिए। हमारे संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने की मनाही की गई है।
सभी को स्वतंत्र समता का अधिकार दिया गया है, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है और संविधान के अनुच्छेद 13 में स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो इन अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। ऐसी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम की हमारी मूल संस्कृति पर आधारित है। वर्ष 1893 में शिकागो में धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां सजो करके रखी हैं जिनके धर्मस्थलों को रोमन हमारों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। संसद का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा अथवा किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का हो, वह पूरे देश का या राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। चुने जाने के बाद उसका कर्तव्यों का दायरा व्यापक हो जाता है। इसलिए भारतीय संविधान में उन्हें अनुच्छेद 105, 194 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई ताकि वह जनता की समस्याओं को सदन में रख सके। संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। उसका मूलभूत कार्य है वह सभी कार्यों को कार्यपालिका की जवाबदेही तय करें। संसद को सरकारी कार्य की निगरानी करने और कार्यपालिका पर सतत नजर रखने में समर्थ होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संसद के सदस्यों को संवैधानिक रूप से अन्य तमाम नियमों के माध्यम से कार्यपालिका द्वारा किए गए नीति निर्धारण पर अपने विचार व्यक्त करने और संशोधन सुधारने की स्वतंत्रता और जनादेश प्राप्त है। संसदीय प्रणाली में विपक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन में यदि विपक्ष न हो तो सत्ता पक्ष की स्वेच्छाचारी होने की संभावना बनी रहती है। विपक्ष सदन में प्रश्न पूछकर, विभिन्न नियमों में प्रस्ताव लाकर, बजट में कटौती का प्रस्ताव लाकर सत्ता पक्ष को चौकन्ना रखता है। जनहित के कार्यों के लिए सचेत करता रहता है। विपक्ष नागरिकों के अधिकारों का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोध पक्ष की आवश्यकता होती है, न केवल प्रभाववादक ढंग से अपना विचार व्यक्त करना होता है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग का आधार भी अत्यावश्यक होता है। किसी एक विषय के संबंध में ही सहयोग काफी नहीं है, बल्कि संसद के काम को आगे बढ़ाने का आधार परस्पर सहयोग ही है। और जहाँ तक हम ऐसा कर सकने में सफल होंगे, वहाँ तक हम संसदीय लोकतंत्र की ठोस नींव रखने में भी सफल होंगे। ऐसे तमाम उदाहरण भी मौजूद हैं जब अध्यक्ष पीठ से विपक्ष को संरक्षण देकर स्वच्छ संसदीय प्रणाली स्थापित की गई है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गौरी वल्लभ पंत की मंत्री मुख्यमंत्री पंडित गौरी पंत जी की ओर से स्वायत्त शासन मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करना था। सदस्यों को इसकी पूरी सूचना नहीं थी। सदन में विपक्ष ने इस पर आपत्ति उठाई तो तत्कालीन स्पीकर राजेश टंडन जी ने विपक्ष की आपत्ति में बल पाया और संकल्प को 2 दिन बाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। संसदीय प्रणाली में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रतिपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार की असफलताओं, अक्रमणों और विफलताओं को प्रकाशित करे। पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश और समाज के प्रति उत्तरदायी है। स्वस्थ संसदीय प्रणाली के लिए आवश्यक है कि सदन में प्रत्येक जनप्रतिनिधि को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। सदन में उठाए जाने वाले मामले जनता के होते हैं, न कि किसी दल के। वर्तमान में इसमें निरंतर ह्रास होता नजर आ रहा है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दादा साहब गणेश वासुदेव मावलंकर जी के विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में
कार्य संचालन बनाए गए नियमों विनियमों के और उन पालन कहीं सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। यदि इस मौलिक तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट हो जाए कि यदि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, फिर भी यदि संसदीय सरकार के कारण केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा सीमित ही रखा जाए तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के विपरीत होगा। मान्यवर, बहुत दिन से मैं अध्यक्ष जी ने जितनी बात कही है उससे अपने मैं आपको सम्मत करता हूँ, और इस बात की चर्चा बहुत दिन से चल रही है देश में, लोकसभा से लेकर विधानमंडलों में, इस सदन में व्यवधान उत्पन्न होता है जो ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि सरकारें, मैं सरकार नहीं कह रहा हूँ, सरकारें अगर उसमें अगुवाई करें तो सदन में बहुत ही सुचारू रूप से चलने में सहयोग हो सकता है। माननीय सदस्यों के सवालों का सही उत्तर, माननीय सदस्यों को उत्तर से परिपूर्ण करना और सदस्यों को भी सरकार के परेशानियों को समझना, जब दोनों की आपसी समझ विकसित होगी तो निश्चित रूप से सदन का कार्य सुचारू रूप से चलने में सहायता होगी। मैं चाहूँगा कि इस सम्मेलन में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, जनता की समस्याओं का समाधान सदन के माध्यम से हो, इस पर भी चर्चा इस सम्मेलन में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष जी विधानसभा, लोकसभा, माननीय सभापति विधान परिषद, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपसभापति हरिवंश जी, माननीय राज्यपाल टंडन जी, सभी बाहर से आए हमारे अध्यक्षगण, चाहे विधानसभा के अध्यक्षगण, विधान परिषद के सभापतिगण, सभी अधिकारीगण, सभी इस पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया की जितने भी सदस्यगण आए हैं, मैं सबको अपने तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सदन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बाहर से जो भी आए हैं सदस्य, अगर उनको आने में जाने में कोई कठिनाई होगी उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, और स्वस्थ चर्चा है पर हो। और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश आज़ादी की लड़ाई में अगुवाई की। उत्तर प्रदेश हर समय जब देश पर संकट आता है तो उत्तर पर अगुवाई करता है। मैं चाहता हूं कि पुनः संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो और उत्तर प्रदेश से इसका जाए पूरे देश में फैले, कि उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई वो लोकतंत्र के लिए और प्रजातंत्र के लिए, संसदीय परिपाटी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई और देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र विकसित हो सके। पुनः मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी। उत्तर प्रदेश के इस काउंसिल हाउस यानी भव्य विधान भवन में जहां आप सब बैठे हैं, इसकी नींव 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर द्वारा रखी गई थी तथा 21 फरवरी 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था। इस ऐतिहासिक भवन में अनेक कद्दावर राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक पारी का निर्वाह किया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री लालजी टंडन भी उनमें से एक हैं। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सहयोगी रहे आदरणीय लालजी टंडन जी को मैं उनके संभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। ये अपने आप में ठीक है, इसको उठाने की जरूरत है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 7वें रीजनल सम्मेलन में उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी,
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री रमेश यादव जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए अध्यक्षगण, पीठासीन अधिकारी और आमंत्रित बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को इस बात के लिए बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करता हूं कि इस तरह का ये सम्मेलन यहां पर करके उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां से ये संसदीय परंपराओं की शुरुआत हुई है, और मेरी बाईं तरफ बैठे हुए लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी, आज सारे देश में उत्तर प्रदेश एक विकास की दौड़ में आगे है, और यहाँ की संसदीय परंपराएं भी बहुत दिन बाद जिनके नेतृत्व में बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, विधान परिषद के अध्यक्ष बहुत समय से मेरे साथी रहे हैं, आदरणीय श्री रमेश यादव जी, राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश नारायण जी, सामने बैठे हुए सभी मित्रों, आज यहां आकर मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत पुरानी ये ऐतिहासिक भवन में जहां कितनी उच्च कोटि की बहसें हुई, और इस आसन पर बैठे हुए कुछ बात छोड़ दें तो सबने जो परंपराओं का पालन किया देश के लोकतंत्र के लिए, वो एक उदाहरण हमेशा माना गया है, आज भी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, लेकिन स्वाभाविक है इस प्रदेश का जो ये रुतबा है कि देश की राजनीति का शीर्ष स्थल रहा, क्योंकि यहां से इतने प्रधानमंत्री हुए, यहां से राष्ट्रपति हुए, तब इस प्रदेश ने और ऐसे ऐसे पार्लियामेंटेरियन हुए जो यहां पर जिन्हें सुनने के लिए मैं जब इस सदन में जब मैं विद्यार्थी था तो कभी ऊपर कभी उधर कभी इस गैलरी में देखने आता था, सुनने आता। मुझे खुशी है कि आज भी आप सब आदर के पात्र हैं कि आप अपने अपने विधानसभाओं में
अपने अपने क्षेत्रों में उन परंपराओं को लागू कर रहे हैं। अब मैं यहां हूं और मुझे यहां विभिन्न आसन हैं। रमेश जी जिस सदन के सभापति हैं उसमें विभिन्न आसन हैं और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि किसी न किसी आसन पर हमेशा बैठने का अवसर मिला, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे उधर हो। तो इतने दिनों तक मैंने जो देखा, मैं आप सबसे उनकी कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप विभिन्न विषयों पर विचार करके आज भी हमारी संसद, उसके बारे में मैं कोई ये नहीं कहूंगा कि उसका स्तर क्या हो क्या नहीं, लेकिन उसमें भी जो उस आसन पर बैठे हैं उसमें भी आप बातों को छोड़ दें तो उतने ऊंचे स्तर के लोग रहे हैं, क्योंकि स्पीकर का दायित्व सबसे बड़ा ये होता है कि जो जनता का मैंडेट है उसका पालन कराने के लिए इस आसन पर जो बैठते हैं वो परम आदरणीय होते हैं। इस नाते मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी का पहले तो उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्रीय जो सम्मेलन है उसमें पधारे हैं और इस नाते से मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं कहीं रहूं, लेकिन उत्तर प्रदेश मेरे लिए कर्मभूमि है। मेरी जीवन की और राजनीति की शुरुआत यहां से हुई है और इसलिए उस राज्य के एक सेवक के रूप में मैं इस आसन पर बैठा हूं और उनका स्वागत कर रहा हूं कि जिस तरह से संसद का संचालन हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो संसद को चलने देने में विश्वास नहीं करते, लेकिन जितने विधेयक शोर शराबे के बीच में भी आपके समय में पास हुए हैं वो हम सबके लिए उदाहरण है कि कैसे हम सदन को चलाएंगे, कैसे उन मान्यताओं को बनाकर रखेंगे। ये आप सबके लिए एक उदाहरण होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में हम जो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ में भी, लेकिन हिंदी राजभाषा है तो हिंदी। तो ऐसे हिंदी में काव्य में भी बोलने वाले हैं। यहां पर देखा कि जो अपना पूरा भाषण काव्य में ही देते थे और वो बहुत बड़े लोग थे। यहां मैंने सुना है बंशीधर शुक्ल गांधी जी के साथी थे और अवधि के बहुत प्रकांड पंडित थे।
इस तरह से वो बोलते थे कि आज अगर उस तरह की भाषा यहां कोई बोले तो मैं नहीं समझता कि कितना धैर्य लोग रख पाएंगे। लेकिन इसी सदन की यह महत्ता थी कि वो बोल रहे हैं, आग बरसा रहे हैं, लोगों को यानी गाली शब्द न कहें, लेकिन वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कोई दोष नहीं है, लेकिन साधारण लोग समझे तो समझ रहे हैं कि इस आदमी को किसी को इंगित करके ये जैसे कह रहे हैं। लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि कोई ऐसा विरोध होता हो कि उन्हें कोई रोक दे, टोक दे या उनकी बातों का बुरा माने। वो परंपरा आज भी कायम है। हमारे उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, शायद उस परंपरा की ये वारिस हैं कि अपने, मैंने कहा था कि जनता का जो मैंडेट है उसको पालन कराना हम सबका धर्म है जो यहां बैठे हैं, और वही संसद में लोक सभाध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष का होगा। वो क्या है मैंडेट? कि अध्यक्ष के सामने वो मर्यादाएं टूटे नहीं, और वो कभी टूटने देते नहीं। उनसे भी ये सीख लेके हम सब देश भर में ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेट का मतलब जनता ने इस सदन में जिसको भी भेजा है, जिस सदन में भी भेजा है, तो वो दो ही पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष में अलग अलग दल भी होते हैं, लेकिन तो सत्ता का काम सरकार चलाना है, और उस चलाने में कोई बाधा न डाल पाए, उसके निर्णय को कोई प्रभावित न करे। ये इतना मुश्किल काम और ये हमारे अध्यक्ष महोदय को करना होता है। और वही जो विपक्ष है उसे जो अपनी बात कहने का अधिकार है, उसे वो पूरी स्वतंत्रता मिले, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और इसका का पालन निष्पक्ष रूप से जो करते हैं वही उस सदन के संचालक श्री होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं। और वो हमारे अध्यक्ष जो हैं, आप देख रहे हैं टेलीविजन में रोज देखते होंगे कि कितना शोर हो रहा है। कभी भी किसी को ये रोका नहीं गया कि आप मत बोलिए, तो बोल रहे बोलो, लेकिन उस लक्ष्मण रेखा को मत पार करो। हम सब और सारा देश देख रहा है कि जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जैसे साहित्य की बहुत सी विधाएं होती हैं, ऐसे ही संसदीय भाषा का भी एक विधा है। यहां बोलने का अलग ढंग होता है। तो हम ये परंपराएं टूट रही हैं। इस तरह की शब्द सुनने में आते हैं कि कैसे, और दूसरा स्थान होता है नेता सदन का, और उसमें तीसरा स्थान आ जाता है नेता प्रतिपक्ष का। तो उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में ये परंपरा अभी कायम है, भले ही और लोगों में ना हो, लेकिन यहां है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष को कहना होता है
अपनी मर्यादा के अंदर पूरी आलोचना करते हैं और पूरी आजादी। और जो नेता सदन है वो जिस तरह से सबको विश्वास में लेके और ये प्रयास करते हैं कि किसी के अधिकारों का हनन न हो, लोकतंत्र की बुनियाद यही है। और हम लोग आज जब ये चर्चा करेंगे तो यही विषय होंगे। इस आज हमारा ये भी उत्तर प्रदेश के पर जो अध्यक्ष जी हैं इनको विभिन्न रूप में देखा जाता है। ये साहित्यकार हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं या ये लोकतंत्र की संरक्षक हैं। ये किस विधा में इनको याद किया जाए, लेकिन मैं सबको ये शुभकामना देता हूं कि हम जहां कहीं भी हैं, जिस रूप में भी हैं, इस देश के हैं और इस देश की विधा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की लज्जा बचाने के लिए हम सब कम से कम, और हमने ये सौगंध भी खाई है कि वो सदनों को चलने दें, अपनी अपनी बात रखने दें, और जो सदन की पीठ पर बैठे हैं वो कहीं उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न करें। ये परंपरा यहाँ फिर से जीवित हो रही है। मेरी शुभकामना है कि सारे देश में ये आज आप लोग इस पर विचार करके और हमारी बिगड़ती हुई संसदीय भाषा को संभालने का, सदनों में चलने की जो आज़ादी है हम सदस्यों की, उसको संरक्षण मिले। वो तभी संभव है कि जब हम सभी संयम में रहेंगे। तो इस शुभकामना के साथ कि आप जिस क्षेत्र के सदनों के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, आप सब ये कर रहे होंगे और यही मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला जो नया भारत है, जितने भी विरोध हमारे हों, लेकिन ये हमें स्वीकार करना चाहिए कि भारत एक नई दिशा में जा रहा है। उस दिशा में हम आलोचना करें, लेकिन उस रास्ते को रोकने की कोशिश ना करें। अब ये जिम्मेदारी भी हम सब की है जो यहां बैठे हैं कि जहां तक संभव है ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी भाषा न बोली जाए। आलोचना तो होती है इतनी कड़ी, लेकिन गाली गलौज नहीं होती। वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। इसको देख के सारा देश दुखी भी होता है कि बड़े बड़े स्वनामधन लोग जिस तरह की भाषा बोलते हैं, वो कोई सड़क पर चलने वाला बाजारू आदमी नहीं बोलता। इन सदनों में बैठने वाले लोगों का कितना ऊंचा स्तर होता है। तो मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ये प्रयास कि जो हम कर रहे हैं वो सब करें। वो हम कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं, तो विचारों की भिन्नता होने के बाद भी आचरण वही हो, ये संदेश आज के इस कार्यक्रम के बाद जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। You were listening to the Honorable Governor of Madhya Pradesh, who has been a veteran leader and have spent a long political innings here in Uttar Pradesh, Shri Lalji Tandon. Thank you very much, sir, for your inspirational address. उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ में आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के प्रथम सम्मेलन का मुख्य विषय रोल ऑफ लेजिस्लेचर्स अर्थात जन प्रतिनिधियों की भूमिका है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन को सफल और प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहा है। अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक उन्हें उनके संभाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत परिक्षेत्र के सभापति एवं माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति माननीय श्री रमेश यादव जी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री लालजी टंडन जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राम गोविंद चौधरी जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के विभिन्न विधानमंडल से उपस्थित यहाँ पर सभी पीठासीन अधिकारीगण, विधायी निकायों के सभी महासचिवगण, प्रमुख एवं सचिवगण, सम्मानित अतिथि महानुभाव और उत्तर प्रदेश से चुने गए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का हृदय स्थल, भारत के राजनीतिक एवं संसदीय प्रणाली के विकास में विशिष्ट योगदान रखने वाले ऐतिहासिक और गौरवशाली प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत परिक्षेत्र के 7वें सम्मेलन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन की मेजबानी करना उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान और गौरव का विषय है और यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मुझे इस सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने का इस अवसर पर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राष्ट्रमंडल देशों में संसदीय लोकतंत्र के प्रस्तावक के रूप में उभरा है। 10 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह संघ राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने तथा लोकतंत्र को सुसाध्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह हमारे लिए सुखद अनुभूति है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की इस भूमिका को सभी ने एक मत से स्वीकार किया है। भारत राष्ट्रमंडल का ही नहीं बल्कि
पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने हमेशा राष्ट्रमंडल के लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना भी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भावना के अनुरूप है, जिसमें देश की एकता और अखंडता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, भाईचारा, समानता और न्याय समाहित है। भारत पूरे राष्ट्रमंडल में लोकतंत्र और विकास का समर्थन करने और उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभी प्रयासों की सराहना करता है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारा लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जिस व्यवस्था को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अंगीकार किया, उसका आधार लोकतांत्रिक है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का चयन किया, जिसमें भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों का सर्वोच्च प्रातिनिधिक निकाय बनाया गया है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम इन संस्थाओं के जिम्मेदार सदस्य होने के नाते आम जन की खुशहाली के लिए निरंतर प्रयास करें और इस दिशा में नवीन लोकतांत्रिक प्रयोग करते रहें। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। यहां खान पान, रहन सहन, जाति, मत, पंथ, भाषा सहित अनेक क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है। ऐसे में 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस देश में सभी को एक साथ लेकर चलना चुनौतियों से भरा है, परंतु हमारे देश ने सर्वसम्मति से तालमेल स्थापित करके अपनी एकता और विविधता को अपने लोकतांत्रिक प्रणाली में बड़ी सफलतापूर्वक समायोजित कर लिया है और विश्व में शांति और सौहार्द का संदेश भी दिया है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभी देश वे एक परिवार के रूप में हैं। हमारा लक्ष्य लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण मानवता सुख, समृद्धि और शाश्वत आनंद प्राप्त करे। मुझे विश्वास है कि सम्मेलन में आपके विचार विमर्श एवं अनुभवों के आदान प्रदान से ऐसे ठोस निष्कर्ष निकलेंगे जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारी संसद तथा राज्य विधानमंडल लोकतंत्र के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। लोकतंत्र को और सुदृढ़ करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन प्रातिनिधिक संस्थाओं की गरिमा और शुचिता को अक्षुण्य बनाए रखें। सभी गणमान्य प्रतिनिधि इस बात से सहमत होंगे कि यह संस्थाएं तभी अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावी रूप से कर सकती हैं जब सदन का कार्य सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित हो। अनेक अवसरों पर सदन की कार्रवाई व्यवधानों से बाधित होती है और सदन का बहुमूल्य समय नष्ट होता है। इन व्यवधानों से न केवल इन संस्थाओं के कार्यकरण की निर्धारित प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना के प्रति भी आम नागरिक की आस्था आहत होती है। अतः जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी प्राथमिकता सदन में जनता के विश्वास को बनाए रखना और उसे निरंतर सुदृढ़ करना है तथा संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं को स्थापित करना भी है। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अपने निर्वाचन क्षेत्रों, अपने राज्यों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाना और उन पर चर्चा करना हमारा कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त एक जनप्रतिनिधि का यह भी कर्तव्य है कि नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करें ताकि जनता की समस्या का समाधान किया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हो जिनका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए हम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने और उनके जीवन को गरिमापूर्ण बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। पिछले वर्ष यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण रहा है जब उत्तर प्रदेश विधानमंडल की ओर से कुछ विशेष सत्र इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की दिशा से यहां पर आयोजित किए गए थे। 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हमने विधानमंडल का एक विशेष सत्र आहूत कर 36 घंटे से अधिक समय तक निर्बाध रूप से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न चुनौतियों एवं कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। विकास की प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाएं, संसाधनों का इष्टतम उपयोग किस प्रकार से हो सके, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए, जिन पर अमल करते हुए हम सतत विकास लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई भी देश वैश्विक चुनौतियों से अकेले सफलतापूर्वक निपटने की आशा नहीं कर सकता। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी, भूखमरी आदि चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलजुल करके कार्य करना आवश्यक है। ऐसे में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ अपने सदस्य देशों को मूलभूत समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करने और उन समस्याओं के समाधान पर आम सहमति बनाने का सार्थक आधार प्रदान करता है। मैं इस बात पर बल देता हूं कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के आदर्शों को सभी देशों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके सदस्य देशों की विविधता और अनुभवों से प्रेरणा लेकर हम उन देशों की मदद के लिए हमें आगे आना होगा जो लोकतंत्र स्थापित करने और उसे मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हैं। मैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के परिक्षेत्र के सभापति एवं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को यह अवसर प्रदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस विशाल सम्मेलन को कुशलतापूर्वक आयोजित करने जा रहे हैं और आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम इस भव्यता के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। विधानसभा तथा इस आयोजन से जुड़े उत्तर प्रदेश विधानसभा के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी साधुवाद देता हूं, जो इस आयोजन को सफल और सार्थक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं पुनः इस सम्मेलन में उपस्थित सभी महानुभावों एवं गणमान्य अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं तथा सम्मेलन में सार्थक विचार विमर्श के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि देश के विभिन्न विधानमंडलों के 27 गणमान्य अतिथि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के माननीय सदस्य भी यहां पर इस सम्मेलन में उपस्थित हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने कहा था, सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों तथा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। नाउ very humbly I invite the Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla ji for his inaugural address. Honorable Speaker, sir. राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के
7वें सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम लालजी टंडन साहब, इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा के उपसभापति वरिष्ठ पत्रकार श्री हरवंश नारायण जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, विधान परिषद के अध्यक्ष श्री रमेश यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी जी, देश भर से आए सभी प्रदेश के पीठासन अधिकारीगण, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कला, संस्कृति और तहजीब की नगरी है, उसमें मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश, जहां पर हम देवभूमि भी कह सकते हैं, जहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है, और विशेष रूप से लखनऊ के अंदर आप आइए और मुस्कुराइए, ये लखनऊ की विरासत रही है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश इस देश की आजादी के संघर्ष करने वाले नेताओं, आजादी के बाद देश में वरिष्ठ पदों पर नेतृत्व करने वाले और भारत की संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा उत्तर प्रदेश ने नेतृत्व किया है। और यही कारण है कि देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर भारत में है तो उत्तर प्रदेश की धरती से हुए हैं। और इस मौके पर जब लखनऊ में हम ये सम्मेलन हो रहा है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनका इस देश के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक सुदृढ़ व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम निश्चित रूप से उनको आज याद कर रहे हैं। लोकतंत्र में हमारी आस्थाएं, जड़ें बहुत गहरी है। दरअसल लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की आत्मा है, और इस विश्व के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की आस्था विश्वास में आज भी भारत पूरे विश्व में नेतृत्व कर रहा है। इसीलिए हमारी संसद, हमारी विधानमंडल संविधान के उच्च आदर्शों का रक्षक है, सहभागी है, और लोकतंत्र और सामाजिक, धार्मिक, बहुलवाद, सामाजिक न्याय और नागरिकों के विकास का पर्याय हमारा लोकतंत्र है। लोकसभा और राज्य विधानमंडल लोकतांत्रिक निकायों के
आवधिक चुनाव संचालन निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय उत्साहपूर्ण भागीदारी हमारे लोकतंत्र का मजबूत प्रतीक है। आजाद भारत के बाद हर चुनाव के अंदर मतदान प्रतिशत लगातार उत्तरोत्तर बढ़ना ये विश्वास दिलाता है कि भारत की जनता का लोकतंत्र के प्रति और विश्वास बढ़ा है और भरोसा बढ़ा है। और इसी के साथ जब जनता का विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है, तो जनप्रतिनिधि की और बड़ी जिम्मेदारी भी बड़ी है। और इसीलिए चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जनता के विश्वास और भरोसे पर जनप्रतिनिधि के रूप में खरे उतरें। और इसीलिए राष्ट्र के आशाओं विश्वास का अभिरक्षक के रूप में आज भारत के जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर भी जनप्रतिनिधि का सबसे उच्च स्थान भी रहा है और समाज के उन गरीब से गरीब तबकों को, उनके जीवन को ऊपर उठाने में भी हमारी महत्वपूर्ण दायित्व और भूमिका भी है। और भारत एक ऐसा देश है जहां राजनीतिक बहुलवाद भी है, जहां अलग अलग जातियां, धर्म, भाषा, बोली, इतना बड़ा देश, लेकिन विविधता में एकता हमारी संस्कृति का प्रतीक रहा है। इसीलिए हमारी संसदीय परंपरा भी हमेशा जीवंत और सक्रिय रूप से रही है। निश्चित रूप से इस नाते जब पीठासीन अधिकारी यहां पर पधारे हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम निर्धारित नियमों और परंपराओं से सदन को ठीक से चलाएं। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र पर इसलिए विश्वास है कि हमारे पीठासीन अधिकारियों ने इस लोकतंत्र के मंदिर को माना है और निष्पक्ष और निर्बाध रूप से सदन चलाने का प्रयास किया है। इसीलिए हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में वाक स्वतंत्रता, ज्ञानपूर्ण वाद विवाद हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक रहा है। भारत का लोकतंत्र जहां असहमति सहमति भी है, पक्ष विरोध भी है, लेकिन उसके बाद भी हमेशा हमने लोकतांत्रिक मापदंडों को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है, हमारी संसदीय मर्यादाओं का पालन करने का प्रयास किया है। और इस समय हमारी और जिम्मेदारी हो जाती है कि हम संसदीय परंपराओं नियमों का पालन करते हुए जनता के बुनियादी सवालों को सदन के माध्यम से उठा सकें। और इसीलिए हमारे सदन में हमारे माननीय सदस्य अपनी बात को सशक्तपूर्ण तरीके से कहें, भावपूर्ण तरीके से कहें, लेकिन संयम अनुशासन के साथ हमारी संसदीय मर्यादाओं पालन करते हुए शालीनतापूर्वक सदन में अपनी बात को कहने का प्रयास हमें करना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो जनता के एक सेतु के रूप में काम करता है, जो सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी बनकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराने का काम एक जनप्रतिनिधि करता है। और इसीलिए विधायक का काम जहां पर जनता की भावनाओं का अभिव्यक्ति करने का काम होता है, वहां एक निधि निर्धारण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और निधि निर्धारण के साथ
उसका महत्वपूर्ण सबसे काम विधायी कार्य है, कानून बनाने का काम है। और कानून बनाते समय हमारे जनप्रतिनिधि ज्ञानपूर्ण तरीके से कानून बनते समय अगर लोकतंत्र के मंदिर में वाद विवाद हो, चर्चा हो, संवाद हो और कानून बनाने के लिए हमारी सक्रिय महत्वपूर्ण भागीदारी होना आवश्यक है, यही हमारी लोकतंत्र की पहचान होना चाहिए। इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि संसद और विधान मंडल जनता के प्रति किस तरीके से जवाबदेही बन सकते हैं, किस तरीके से हम जनता के विश्वास भरोसे को जीत सकते हैं। हमारे सदन में हमने कोशिश हमेशा ये की है कि विधानमंडल सरकार पर नियंत्रण रखे, सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखे और जो जिम्मेदारी जनता ने उनको दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए सरकार की नीति क्रियान्वयन ठीक से हो, इसकी जिम्मेदारी भी सदन के माध्यम से हमारी होती है। इसीलिए हम सदन के अंदर ये कोशिश करना चाहिए कि हम जहां विधानमंडल के अंदर अपनी बात कहें, वहीं संसदीय समितियों के माध्यम से भी हम अपनी बात को संसदीय समिति में कहें, क्योंकि संसदीय समिति एक ऐसी समितियां होती है जिससे दल से ऊपर उठकर हम पारदर्शी तरीके से अपनी बात संसदीय समिति में कहते हैं और संसदीय समिति के माध्यम से हम जहां पर नीति निर्धारण करते समय वो नीति निर्धारण, वो बजट ठीक से पालन हो रहा नहीं हो रहा, उसको भी संसदीय समिति के माध्यम से हम देखते हैं। इसीलिए एक और जिम्मेदारी हमारी होती है कि जो बजटीय प्रावधान है उसकी समय समय पर समीक्षा हो और माननीय सदस्य बजट निर्धारण करते समय इस जिम्मेदारी के साथ पालन करें कि जो बजट उपलब्ध है उसको, उसके संसाधनों को समाज के अंतिम लक्ष्य तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं, बजट का एक एक पैसा किस तरीके से उनकी जिंदगियों को बेहतरीन तरीके से खर्च हो, ठीक से खर्च हो, इसके लिए भी बजटीय प्रावधानों को विशेष रूप से सदनों के माध्यम से और कमेटियों के माध्यम से हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं। भारत की संसदीय रीति रिवाजों और परंपराओं को हमारी कोशिश है कि हम किस तरीके से ऊंचा उठा सकते हैं और इसके लिए अभी देहरादून के अंदर जब पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी उसमें हमने चर्चा की, संवाद की और पहली बार पीठासीन अधिकारियों की बैठक में हमने ये सवाल उठाया कि पीठासीन अधिकारियों की अधिकारों को भी सीमित किया जाए, दल बदल कानून हो, अनन्य नियम प्रक्रिया हो, किस तरीके से हम पीठासीन अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करते हुए किस तरीके से इन संस्थाओं को और लोकतांत्रिक बनाए, इस पर भी विचार हुआ। इसके साथ एक और विचार हुआ कि किस तरीके से जो आज सारा देश जिस पर चिंतित रहता है कि सदन बिना व्यवधान के चले, बिना बाधित चले, सदन में चर्चा हो, वाद विवाद हो, सहमति असहमति हो, लेकिन संसद चले, इसके लिए विधानमंडल चले, इसके लिए सभी विधानमंडल के और संसद ने एक नीतिगत फैसला किया है कि हम ऐसे कानून बनाएं जिससे कि नियम बनाएं जिससे कि सदन ठीक से चले, बिना बाधित चले और सदन की मर्यादाओं को भी हम ऊंचा उठा सकें। इस मौके पर मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए यथोचित सम्मान दिया, समय दिया और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर हम एक नई परंपरा, एक नया इतिहास बनाकर चलें कि भारत के संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि का बनाकर एक संसद, विधानमंडल लोगों की आवश्यकताएं, उनकी लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम भी करे और उसके साथ साथ सदन ठीक से भी चले। और इसीलिए आज हमारी कोशिश यही है कि ये सदन समाज के उस वंचित, गरीब व्यक्ति, अभावहीन व्यक्ति को संसद के माध्यम से हम किस तरीके से उनकी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए ये संसद उपयोगी हो, सार्थक हो, परिणाम आए। और इसीलिए लगातार देश विदेश के अंदर संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि बनाने का काम चल रहा है। इस मौके पर मैं विश्व के उन देशों के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा जहां पर आजकल सभी देश किस तरीके से लोकतांत्रिक हो, और आज पूरे विश्व के अंदर एक नई होड़ चली है कि अधिकतर देश अपने अपने देशों के अंदर लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये समूह देश के 57 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रमंडल संसदीय समूह है, जिसमें लगातार हमारी संसद के अंदर इस बात पर चर्चा होती है कि हम संसद के सदनों को, विधानमंडल के सदनों को, संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए ये सदन देश के आम आवाम, गरीब व्यक्ति, अभाव में रहने वाले व्यक्तियों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कामयाब हो और संसद के सभी माननीय सदस्यों को अधिकार मिले कि सदन में उनकी कई बात को सरकार ध्यान से सुने और सरकार उस पर कार्रवाई करे। इसीलिए इस सदनों को बहुत मजबूत और बहुत लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास हो रहा है। और आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर ये 2 दिवसीय सम्मेलन गर्भित तरीके से होगा और निश्चित रूप से यहाँ से सम्मेलन से जाने वाले हमारे सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने विधान मंडलों के अंदर और संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि को बनाते हुए इन संसद के इन सदनों को लोकतंत्र मंदिर की तरह आदर्श बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं विधानसभा के इन सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था की, और यहाँ पर उन सब अधिकारी, कर्मचारी, उनके सहयोगियों को आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से आपकी बेहतरीन बैठक के बाद एक नया संदेश लेकर सभी पीठासीन अधिकारी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for your kind inaugural address highlighting the nuances of Indian parliamentary system. उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के सभी राज्य विधानमंडलों में सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहां विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100 सीटें निर्धारित हैं। संसद में सर्वाधिक 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा सदस्य भेजने का गौरव भी उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है। Now, this is time to conclude the opening ceremony of 7th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference. For this, very humbly I invite the Honorable Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council, Shri Ramesh Yadav ji, for vote of thanks. Honorable Chairman, sir. इस सम्मेलन के माननीय सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री लालजी टंडन जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरवंश जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन,
और माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री राम गोविंद चौधरी जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व माननीय अध्यक्ष, देश के विभिन्न विधानमंडलों के पधारे माननीय पीठासीन अधिकारीगण, विदेशों से पधारे प्रतिनिधिगण, विधायी निकायों के महासचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवालय तथा पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं सभी गणमान्य अतिथियों का इस ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर लखनऊ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रमंडल के संसदीय संघ भारत प्रदेश के इस 7वें सम्मेलन में आप सभी की उपस्थिति और सहभागिता हमारे लिए सम्मान एवं हर्ष का विषय है। यह सौभाग्य का विषय है कि इस महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में आयोजन का अवसर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इस विशेष अवसर पर आपके बीच यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए वास्तव में सम्मान और गर्व के साथ हर्ष की बात है। इस सम्मेलन में सफलता और सार्थकता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश का एक स्वर्णिम और प्राचीन इतिहास रहा है। इस प्रदेश धर्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र तथा महान संतों की भूमि रहा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, भाईचारा और सौहार्द ने संपूर्ण देश को अपनी ओर आकृष्ट किया है। देश की एकता और अखंडता को इस सूत्र में बांधने में यह प्रदेश हमेशा से एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लंबे समय से अपनी शान शौकत के साथ साथ नजाकत, कौमी एकता, अदब और गंगा जमुनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश की राजधानी और इस खूबसूरत शहर लखनऊ में आए हुए सभी महान भावों का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एक शीर्ष इतिहास रहा है। 100 वर्षों से भी अधिक समय से यह संघ अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। राष्ट्रमंडल के सम्मेलनों और कार्यक्रमों के माध्यम से सभी देशों के विधायी संस्थाओं और अधिक सुदृढ़ हुई है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस सम्मेलन में व्यक्त विचारों और अनुभवों के हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अंत में मैं सम्मेलन के सभी माननीय सभापति, समस्त विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य अतिथियों का सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका अनुभव सुखद एवं स्मरणीय होगा। With this, we conclude the opening ceremony of conference. Kindly proceed for lunch, which is organized in Vidhan Bhavan lawns. इसी के साथ उद्घाटन सत्र संपन्न होता है। कृपया आप सभी विधान भवन लॉन में आयोजित भोजन हेतु प्रस्थान करें। दिन 2:30 बजे एक बार पुनः हम सब